दिस इज़ रेणु यादव एंड वेलकम टू माय चैनल RY इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज हमारा जो वीडियो है वो है आपका स्टेटिस्टिक्स पे आधारित है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चन रिक्वेस्ट पे किया गया है। किसी एक दोस्त ने कहा कि मुझे चाहिए तो मैं बस लेकर आई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये BA प्लस PG लेवल का क्वेश्चन है और 11th क्लास के लिए भी है, क्योंकि 11th क्लास में भी ये चैप्टर है। तो एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों की मदद करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन को बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसस एंड अ सैम्पल क्वेरी एंड डिस्कस ब्रीफली देयर मेरिट एंड डिमेरिट। आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ही हेल्प कर रही हूँ। तो इसका हिंदी होगा कि आपको सेंसस यानी कि जनगणना और सैम्पल क्वेरी का मतलब होता है प्रतिदर्श चयन, ठीक है। तो उसके प्रतिदर्श अनुसंधान के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है और आपके उसके गुण और अवगुण यानी कि दोष दोनों का चर्चा करना है। तो ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता दी, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को भी लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन मालूम रहेगा तो आप उसका आंसर थोड़ा और अच्छे से लिख पाओगे। चलो, तो अब मैं बताती हूँ कि सेंसस और सैंपल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं इंट्रो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सीनियर क्लासेस में आते हैं, हायर क्लासेस में आते हैं, तो क्या होता है ना कि इंट्रो लिखा जाता है पहले। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो परिचय लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोगों का परिचय होगा। तो परिचय में आपको ज़्यादा नहीं पर कम से कम 5-6 लाइन तो लिखने ही होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंसस को आप इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हो कि सेंसस और सैंपल में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए सेंसस में क्या होता है कि यहाँ पे एक देश की पूरी जनसंख्या ली हुई है, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या होगी, जनसंख्या है। अब क्या है ना कि उसमें से एक सैंपल निकालना, मतलब कुछ लोगों को हम लोगों ने चुन के निकाल लिया। मान लीजिए अगर हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, तो हम लोगों ने क्या किया ना, 1000 जनसंख्या को निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल। और उसका हम लोगों ने छोटे स्तर पे मतलब छोटे स्तर पे हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। तो ये हो गया सैंपल। तो ये फ़ोटो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझ लेते हैं इंट्रो में क्या लिखना चाहिए। इंट्रो में लिखना क्या है, ये बातें हैं जो लिखनी होती हैं। देखिए, कई देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली जनसंख्या के बारे में सर्वेक्षण डाटा एकत्र करने के लिए जनगणना और नमूनाकरण 2 तरीकों को अपनाया जाता है। आप याद रखिएगा, जब भी सांख्यिकी अनुसंधान की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरह का टाइप हो, किस तरह से हम लोग उसको रेडी करें। तो इसलिए 2 मेथड को अपनाया जाता है। कोई भी देश यही 2 मेथड को अपनाती है, चाहे वो जनगणना हो और या फिर बोलते हैं कि नमूनाकरण, जिसको सैंपल क्वेरी बोलते हैं, ये दोनों को अपनाती हैं। तो जनगणना का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे परिचय में। जनगणना मात्रात्मक शोध पद्धति को संदर्भित करती है, जिसमें जनसंख्या के सभी सदस्यों की गणना की जाती है। जनगणना में क्या होता है कि जितने भी जनसंख्या है सबकी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गणना करेंगे, गिनती करेंगे, ठीक है। चलिए, जनगणना का मैं आपको मतलब ही बता दूं। जनगणना का मतलब क्या होता है, अगर दोनों को अलग करें, जन जोड़ गणना। जन मतलब जनसंख्या और गणना मतलब गिनती, यानी कि काउंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को काउंट करना, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नमूना, सैम्पलिंग। सैंपल के रूप में, जैसे कि नमूने के तौर पे। नमूना क्या है, सांख्यिकी परीक्षण में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक विधि है, जिसका बहुत ही व्यापक तौर पे इसका यानी कि बोला जाएगा कि वास्ट लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसमें बड़ी आबादी से एक छोटा डेटा सेट का चयन किया जाता है। यानी कि हमको डेटा जो कलेक्ट करना है उसके लिए एक छोटे छोटे क्वेश्चंस रेडी किए जाते हैं सैंपल के तौर पे, और उस आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि लोगों का डेटा तैयार किया जाता है, जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को लिखना है कि जनसंख्या का तात्पर्य। देखिए पहले सेंसस है तो सेंसस के बारे में लिखेंगे। जनसंख्या का तात्पर्य अध्ययन वस्तुओं की पूरी गणना से है, यानी कि हम जो अध्ययन की वस्तु को लिए हैं उसकी पूरी की पूरी क्या करना है, उसका कैलकुलेशन करना है, पूरा उसका काउंटिंग करना है। जबकि नमूनाकरण का क्या होता है कि भागीदारी के लिए चुने गए तत्वों के उपसमूह की गणना को दर्शाता है, यानी कि पूरे ग्रुप में से जो हम लोगों ने जो जनसंख्या को निकाला था उसका गणना करता है नमूनाकरण, यानी कि सैंपल क्वेरी।
इन दोनों सर्वेक्षण यानी कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का मेथड है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत इनका प्रयोग किया जाता है। और इसलिए यह लेख जनगणना और नमूनाकरण के बीच अंतर को स्पष्ट करने का एक कोशिश है या प्रयास करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यानी कि ये दोनों मेथड क्या करते हैं ना, इसलिए देखिए, इसलिए ये जो हम लोगों ने अभी जितना भी इंट्रो लिखा, ये बस याद रखिएगा कि मैं आपको बता दूं कि ये इंट्रो है, और इंट्रो में कहाँ तक लिखना है कि मतलब विपरीत किया जाता है यहाँ तक। ये कोशिश है कि मतलब आपको समझा सकूं कि हाँ इतना इंट्रो लिखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं ना कि परिभाषा। अब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा बड़ा है ये, अगर आपको लगता है कि छोटा करना आप छोटा कर लेना। ठीक है, जनसंख्या के सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को जनगणना कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। यानी कि जो जनसंख्या है वो आप इतना याद रखिएगा कि जो अगर हम लोग जनसंख्या को इकट्ठा करने के बारे में रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, सुव्यवस्थित तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट तो हमारा आगे है, यह ब्रह्मांड की एक आधिकारिक और पूर्ण जनगणना है, जिसमें ब्रह्मांड की प्रत्येक इकाई को डेटा के संग्रह में शामिल किया जाता है। यानी कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड मतलब पूरी जनसंख्या का एक आधिकारिक और पूर्ण गणना से संबंधित है, जो पूरी जनसंख्या की एक इकाई को क्या करता है, उनके डेटा को शामिल किया जाता है। यहाँ ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स को मत समझिए, यहाँ ब्रह्मांड का मतलब है किसी भी क्षेत्र का, शहर से संबंध है। ठीक है, जो लोगों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब उस छोटे से समूह से जो डेटा प्राप्त किया जा सकता है उसको यहाँ पे बताया गया ब्रह्मांड। आगे जो हमारा है सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल क्वेरी या प्रतिदर्श के बारे में हम लोगों को जानना है कि प्रतिदर्श अनुसंधान क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, हम नमूने को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें जनसंख्या का अंश इसलिए बड़े समूह की विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। ठीक है, विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बड़े से ग्रुप को वो क्या करे, रिप्रेजेंट कर सके। इस पद्धति का उपयोग सांख्यिकी परीक्षण के लिए किया जाता है, जहां सभी सदस्यों या उनके टिप्पणियों पर विचार करना संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा होता है। अगर जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा और हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करते रहेंगे तो आसानी से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको एक छोटे से ग्रुप में बांट के इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर प्रतिदर्श का, देखिए प्रतिदर्श जो आपका सैम्पलिंग क्वेरी से संबंधित एक डेफिनेशन है, मैं आपको बताती हूँ। ये दिया है, प्रसिद्ध स्टैटिस्टिक्स हैं, वो हैं आपके या लुन चाओ ने कहा है कि प्रतिदर्श चयन जो होता है वो यानी कि इकाइयों का वह समूह है जो क्या करता है ना, समग्र का प्रतिनिधि सूक्ष्म रूप से होता है, यानी कि छोटे छोटे इकाइयों में करता है, जिसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से समूह का निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि इसके बारे में एक और डेफिनेशन है, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग इसको लिख लेना कि सिम्पसन एंड द काफ्का ने बताया है कि एन इन्फिनिटिव यूनिवर्स इन अ यूनिवर्स कंटेनिंग लिमिटलेस नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये उनका एक डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप देखिए आप डेफिनेशंस इंक्लूड करते हो तो और भी अच्छा रहता है, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा इसमें, और काफ़ी अच्छा नोट्स बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में और हम लोगों को क्या करना। जैसा कि हम लोगों ने सांख्यिकी निष्कर्ष नमूने के अवलोकन पर आधारित होते हैं, ये आपको पता है, और उपयुक्त प्रतिनिधित्व नमूने का चयन अत्यधिक महत्व रखता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब है कि चयनित नमूने को पूरे ब्रह्मांड को इंगित करना चाहिए और किसी विशेष खंड को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। हाँ, ये याद रखिएगा कि जो सैम्पलिंग होते हैं वो किसी एक विशेष को, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक ग्रुप को या कास्ट को या फिर रिलीजन को नहीं रिप्रेजेंट करते, बल्कि ये पूरे के पूरे होल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि नमूनों में से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष पूरे आबादी से लिया गया है। चलिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ, देखो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण है कि एक कंपनी कच्चे माल के लिए केवल नमूने की जांच करके ऑर्डर देता है। अब मान लीजिए कंपनी है ना, जैसे कि कोई कंपनी मान लीजिए
चावल का कुछ कंपनी है, मान लीजिए चावल की है, तो वो चावल के कुछ नमूने देखेंगे। ये नहीं कि पूरा का पूरा क्विंटल क्विंटल चावल देखना शुरू कर दे, 1 क्विंटल 2 क्विंटल का ऊपर रिसर्च करें, ऐसा नहीं है। वो कुछ मुट्ठी भर चावल लेंगे और उसके ऊपर सैम्पलिंग मतलब उस सैंपल लेंगे और पता कर लेंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं। तब वो क्या करेंगे ना, उस चावल के बारे में वो लोग ऑर्डर दे देंगे, हाँ भाई मुझे इतना चाहिए। तो याद रखिएगा ये बात आप लोग, ठीक है। चलिए आगे है, जिन इकाइयों का नमूना बनाना होता है उसे नमूनाकरण इकाई कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको नमूनाकरण इकाई कहा जाता है। और सभी सैम्पलिंग इकाइयों वाली पूर्ण विकसित सूची को प्लिंग यानी सैम्पलिंग फ्रेम कहा जाता है। याद रखिएगा, सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपेयर करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तुलना करना है, जो भी बोलिए। तो अब यहाँ पे तुलना चार्ट मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। आप इस तरह से एक तुलना चार्ट बना लें, और अगर आप लोग नहीं लिख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, तुलना करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 3 ऐसे टेबल आपको बनाने होंगे। तो आप कॉलम बना ले, और तुलना के लिए आधार, जनगणना और सैम्पलिंग। मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग जूनियर क्लासेस में थे तो हम लोग इस तरह से नहीं बनाते थे। हम लोग डायरेक्ट एक लाइन खींचते थे, 2 हम लोग कॉलम बनाते थे, और एक तरफ जनगणना एक तरफ सैम्पलिंग, इस तरह से जो भी जिसके बीच में अंतर करना होता था लिखते थे। पर जब हम लोग सीनियर क्लासेस में आते तो इस तरह से हम लोग अंतर नहीं लिखते। आप लोग जब सीनियर क्लासेस में आते हो तो ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग थोड़ा अलग करके मॉडिफाइड करके हम लोग क्या करें, उनके बीच में अंतर लिखें। तो हम लोग क्या करेंगे, तो तुलना का यहाँ पे देख सकते हैं, तुलना के लिए आधार क्या लिया है मैंने, और यहाँ जनगणना और यहाँ सैम्पलिंग। अब हमारा काम रहेगा कि तुलना के आधार के लिए पहला पॉइंट है हमारा उसका अर्थ। याद रखिएगा, जब भी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, सॉरी, जब हम लोग अंतर करते हैं तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन भी शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो जनगणना का पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद सैम्पलिंग का। एक व्यवस्थित विधि जो जनसंख्या के सदस्यों के बारे में डेटा एकत्र करती है और रिकॉर्ड करती है, उसे हम लोग जनगणना कहते हैं। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया छोटा सा डेफिनेशन। और जब हम लोग अंतर करते हैं तो हम लोगों को ना एकदम स्मॉल डेफिनेशन लिखना होता है, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है, ठीक है। अब है सैम्पलिंग। नमूनाकरण जनसंख्या के एक हिस्से को संदर्भित करता है यानी कि रिप्रेजेंट करता है, जिससे पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यानी कि नमूनाकरण का क्या होता है कि एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें कि पूरे बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसकी सभी विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। ये हो गया इसका छोटा सा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। जनगणना क्या है, पूर्ण रूप में की जाती है, और जो नमूनाकरण होता है वो आंशिक रूप में की जाती है। आगे है कि अध्ययन का क्या होता है। इसमें अध्ययन के लिए यहाँ की पढ़ाई जो लिखा है वो गलत टाइप किया हुआ है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि अध्ययन का क्या किया जाता है, तो यहाँ अध्ययन जरूर लिखिएगा। तो जनगणना का जो अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और अगर नमूनाकरण की बात करें तो जनसंख्या की केवल एक मुट्ठी भर इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कुछ लोगों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उस जनसंख्या का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कि समय की आवश्यकता। हाँ, जनगणना में यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। जो सेंसस है एक लंबी प्रक्रिया होती है और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, समय लेती है, ठीक है। और नमूनाकरण जो यानी कि सैम्पल सर्वे इंक्वायरी की बात करें तो याद रखिएगा कि ये एक तेज़ प्रक्रिया होती है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है और ये बहुत कम समय में पूरा किया जाता है। क्योंकि ये छोटे स्तर पे होता है इसलिए इसमें समय कम लगता है। लागत यानी कि कितना कॉस्ट आता है, तो सेंसस बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगी विधि है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है, बहुत सारी एजेंसीज इसके अंदर काम करती हैं क्योंकि ये बड़े स्तर पर यहाँ पे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लागत के रूप में अगर देखा जाए तो नमूनाकरण एक आर्थिक विधि है, इसमें बहुत ही कम पैसे खर्च होते हैं, ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कम ही लोगों में ये काम चल जाता है। चलिए आगे है परिणाम। इसमें क्या परिणाम मिलते हैं, क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो सेंसस में विश्वसनीय और सटीक यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट मिलते हैं आपको, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। अगर नमूनाकरण की बात करें तो ये बहुत ही कम विश्वसनीय होता है, मतलब आप उसमें वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता, लेस ऑथेंटिक होता है, उसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। और सटीक और एकत्र किए गए डेटा में त्रुटि के कारण भी होता है, क्योंकि देखिए ये नमूनाकरण में क्या होता है, हम लोग नमूना लेके काम करते हैं, ठीक है, और जिसके कारण से हमको सही तरीके की जानकारी उसमें नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है
त्रुटि, इसमें क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं। अगर कमी की बात करें तो यहाँ सेंसस में किसी तरह की कमी हमें नहीं मिलती, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध होता है और इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है, बोल सकते हैं। कमी नहीं देखी जाती सेंसस यानी कि जनगणना में। अगर नमूनाकरण यानी कि सैंपल इंक्वायरी में अगर देखें तो याद रखिएगा जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है, कि जनसंख्या का आकार कितना बड़ा हमने लिया है उस पर निर्भर करता है कि कितनी त्रुटि आएगी। ठीक है, उसके बाद के लिए उचित, यानी कि अगर हम लोग जनगणना के लिए क्या उचित है, तो देखिए विषम प्रकृति की जनसंख्या, तो यहाँ जब जनगणना करते हैं तो उसमें विषम प्रकृति यानी कि अलग अलग प्रकार के जाति, धर्म, लिंग पर वहाँ पे क्या होती है, अलग अलग प्रकार के जनसंख्या पर हम लोग, अलग अलग प्रकार का मतलब है कि यहाँ पे अलग धर्म, जाति, ठीक है, उससे संबंधित जनसंख्या पर सेंसस किया जाता है, जनगणना किया जाता है। पर अगर नमूनाकरण की बात करें तो यहाँ सजातीय प्रकृति की जनसंख्या होती है, यानी कि उनका खान पान, रहन सहन सब बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, सैम्पलिंग में ये होता है, सिमिलर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया अभी तक दोनों में अंतर। अब हम लोग जानेंगे दोनों के गुण और लाभ। तो जनगणना प्रणाली के लाभ क्या है, मेरिट ऑफ सेंसस। तो पहला, अधिक विश्वसनीय। देखिए मैं बता दूं कि यह जो मेथड है, यह सेंसस के जो मेथड है इसके अंतर्गत जितनी भी डेटा ली जाती है सभी का प्रत्येक का व्यक्तिगत इकाई से संपर्क स्थापित करके ही पूछताछ की जाती है, यानी कि लगभग लोगों से पूछताछ की जाती है। ठीक है, और इसलिए इससे जितने भी ये डेटा प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों से जाकर पूछताछ की जाती है और डेटा एकत्र किए जाते हैं, इसलिए ये बिल्कुल शुद्ध माने जाते हैं। दूसरा है विस्तृत सूचना। विस्तृत सूचना के अंतर्गत यहाँ पर जब लोगों से बातचीत करके जो सूचना प्राप्त की जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो सूचनाएं वो देते हैं बिल्कुल सटीक मिलती है, और विशेषतः बोल सकते हैं कि विस्तृत जानकारी हमें इसमें मिलती है। ऐसे अगर एग्जाम्पल में दें जैसे कि क्या क्या पूछा जाता है, तो विस्तृत सूचना में लोगों की आयु, व्यवसाय, आय, शिक्षा, उनकी वैवाहिक स्थिति, इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है, ली जाती है और लोग देते भी हैं। चलिए आगे है तीसरा, उपयुक्तता। यह रीति सीमित क्षेत्र और विविध विशेषताओं वाले जो क्षेत्र होते हैं इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। बस इतना ही, इसमें 3 इसके गुण याद रखिएगा, यानी कि गुण या लाभ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोगों को देखना है कि संगणना प्रणाली के क्या दोष हैं, डिमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड के जितने भी डिमेरिट्स हैं तो बहुत सारे हैं, पर मैं 2 स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा तो आता नहीं, इतना लिखना नहीं होता है आप जिस क्लास में हो। स्पेशली अगर आप मैं बता दूँ बीए और पीजी में, तो पहला एक्सप्लेन कीजिए अत्यधिक खर्च। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है मनी। तो इसमें क्या करना होता है कि ये प्रणाली बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं इसमें पैसा, क्योंकि ये एक बड़े से एरिया में इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा जब बड़े एरिया में किया जाएगा या बहुत लोग बड़ी जनसंख्या पे किया जाता है तो वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को मतलब वहाँ पे भेजा जाता है सर्वे के लिए। अब इसका अधिकतर प्रयोग सरकार द्वारा और केवल महत्वपूर्ण विषयों जैसे जनगणना आदि के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, लंबा समय और कठिन परिश्रम। हाँ, सेंसस मेथड में होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, क्योंकि एक बड़े से क्षेत्र में किया जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या पे किया जाता है, इसी कारण से। और कठिन परिश्रम इसलिए क्योंकि बहुत सारे डेटा जो होते हैं ना कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि मिसमैच हो जाते हैं, जिसके कारण से कठिन परिश्रम भी होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से बहुत परेशानी भी होती है। तो जनगणना प्रणाली के 2 प्रमुख रीज़न हैं, दोष हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सैम्पलिंग इंक्वायरी में क्या क्या उसके दोष हैं और क्या क्या उसके गुण हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रतिदर्श प्रणाली के गुण, मेरिट ऑफ सैंपल इंक्वायरी मेथड। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट है आपका मितव्ययिता। इसमें क्या है कि इसका अर्थ है कि इस मेथड में धन, समय और परिश्रम की बचत होती है, यानी कि कम धन में और बहुत कम समय और बहुत कठिन परिश्रम नहीं करना होता है, और ये पूरे समग्र का अध्ययन करने के बजाय केवल कुछ ही भागों का या चुनी हुई भागों का ही अध्ययन करती हैं।
दूसरा है उपयुक्तता। यह सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक समस्याओं के लिए प्रतिदर्श अनुसंधान अधिक उपयुक्त है, और क्योंकि इसमें समय कम लगता है और निष्कर्ष भी जल्दी हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसका विस्तृत जांच की सुविधा। संगणना की तुलना में अगर बात करें तो प्रतिदर्श यानी कि सैंपल इंक्वायरी मेथड जो है वो जांच का छोटा आकार होने के कारण विषय की विस्तृत जानकारी यानी कि जांच की जा सकती है। यानी कि सैंपल का जो जांच होता है वो विस्तृत रूप से की जाती है। और जो लास्ट है वो है अधिक वैज्ञानिक रीति। यह रीति बहुत ही अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि ये बहुत ही अधिक विस्तृत हो जाती है। छोटे ही भाग का अध्ययन ये बहुत ही विस्तृत रूप से करती है, और इसमें जितने भी डेटा और जो सैंपल लिए जाते हैं इसके विस्तृत जांच किए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये थे इसके 4 आपके गुण। अब इसके दोष देखते हैं कि इसके क्या डिमेरिट्स हैं। तो सैम्पलिंग इंक्वायरी का पहला दोष है कम शुद्धता। इस प्रणाली में होता क्या है कि बहुत थोड़ा सा नमूना लेके जब हम लोग जांच करते हैं तो इसमें शुद्धता की कमी रहती है, क्योंकि इसमें समग्र जांच के बजाय आंशिक यानी कि बहुत ही छोटे समूह की जांच की जाती है, इसलिए शुद्ध परिणाम या रिजल्ट नहीं प्राप्त होते। दूसरा है अनुपयुक्तता। यदि समग्र की जो इकाइयों में एकरूपता नहीं है और विजातीय गुण वाले यानी कि अलग अलग गुणों वाले हैं, तो फिर जो हम लोग सैम्पलिंग करते हैं यानी कि सैंपल इंक्वायरी होती है, प्रतिदर्श करते हैं, तो वो हमेशा ही अनुपयुक्त होगी, कभी भी मतलब उपयुक्त नहीं मानी जाएगी। तीसरा है भ्रमात्मक परिणाम। यदि सैंपल लेने की जो रीति निष्पक्ष नहीं है या उसमें पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाए तो परिणाम हमेशा निश्चित ही जो भी मिलेंगे वो क्या होंगे, भ्रमात्मक होंगे। इसलिए इस विधि में भ्रमात्मक तथ्य मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा है आपका कम विश्वसनीय। संगणना जो प्रणाली के विपरीत में अगर इसकी बात की जाए सैंपल क्वेरी की, तो याद रखिएगा इसमें जांच में जो अनुसंधानकर्ता होते, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो सर्वे का काम करते हैं, उनमें पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, वो पक्षपात ज़्यादा करते हैं। ठीक, जिसके कारण से परिणाम जो मिलते हैं वो कम विश्वसनीय मिलते हैं। और अंतिम है ज्ञान की आवश्यकता। यह एक जटिल रीति है क्योंकि विशेष रूप से प्रतिदर्श का चयन जो करने वाले के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। भले ही छोटे स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है, पर इसमें ज्ञान की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिस कारण इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति सफलता के साथ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये थी आपका इस क्वेश्चन का आपका पूरा का पूरा एक विस्तारित रूप से आंसर, यानी कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इतना काफ़ी होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एंड बाय।